हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ब्लड के बारे में, व्हाट इज़ द ब्लड। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड सेल्स के बारे में। सो टुडे वीडियो इज गोना अबाउट द टॉपिक इज व्हाट इज आरबीसी। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज आरबीसी। आरबीसी जनरली नोन एज रेड ब्लड सेल्स, जिसका साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स। 99% ऑफ ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स ही होते हैं। बात करी जाए इसके स्ट्रक्चर की तो ये गोलाकार आकार में होते हैं। डायमीटर इसका 760 माइक्रोमीटर होता है। बायोकॉनकेव डिस्क होते हैं। बायोकॉनकेव डिस्क होने का ये फ़ायदा होता है इन्हें कि इनका जो सेंट्रल पोर्शन थिन होने की वजह से सरफेस एरिया काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जिससे यह काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने का फ़ायदा ये होता है कि कैपिलरी से भी जाना होता है तो साइज स्क्वीज करना होता है, दैन फिर आर्टरी में भी जाना होता है, फिर वेन में भी जाना होता है, तो इन्हें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। साइज बार बार इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से ये आरबीसी रप्चर हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर होती है, आउटसाइड मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन करता है। ग्लाइकोप्रोटीन एक एंटीजन होता है जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी हेल्प करता है। और इसमें न्यूक्लियस और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स भी नहीं होता है, जिससे हीमोग्लोबिन को काफ़ी स्पेस मिल जाता है। और ये आरबीसी डिवाइड भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। देखा जाए तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। सो हाउ दे सर्वाइव, सो हाउ दे वर्क। अब कुछ भी फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए होगा? एनर्जी। आरबीसी का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो आरबीसी को क्या रिक्वायर होगी? एनर्जी। तो जो एनर्जी बनती है आरबीसी में वो एटीपी प्रोडक्शन के द्वारा बनती है विद एनारोबिकली, मतलब बिना ऑक्सीजन के। मतलब कि ये है कि आरबीसी बहुत ईमानदार और खुददार होता है। वो ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट करता है पर उसका सिंगल मॉलिक्यूल भी अपनी एनर्जी बनाने के लिए यूज नहीं करता। जो आरबीसी का एटीपी प्रोडक्शन होता है वो बिना ऑक्सीजन के होता है, विद एनारोबिकली। चलिए दोबारा दोहराते हैं। स्मॉल बायोकॉन्केव डिस्क होता है जिससे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसे कैपिलरी, वेन और आर्टरी से गुजरना पड़ता है तो साइज स्क्वीज करना होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, जिससे हीमोग्लोबिन को काफ़ी स्पेस मिल जाता है। हीमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। बात की जाए इसके फंक्शन की तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक। इस फंक्शन को पूरा करने के लिए आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन वो मेजर प्रोटीन आरबीसी का जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए इसकी नॉर्मल रेंज की तो एक स्वस्थ पुरुष के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर तक होती है, और एक स्वस्थ औरत के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन माइक्रोलीटर तक होती है, और एक बच्चे के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज 4 से लेकर 5.5 तक मिलियन पर माइक्रोलीटर होते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जिनमें आरबीसी अप एंड डाउन होते हैं, जैसे एनीमिया, बोन मैरो फेलियर, ल्यूकेमिया, हेमोलाइसिस, ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी, मल्टीपल माइलोमा, विटामिन और मिनरल की कमी से आरबीसी डाउन जाते हैं। और कुछ कंडीशन ऐसी भी जिसमें आरबीसी काफ़ी बढ़ जाते हैं, स्मोकिंग, हार्ट डिसीज, डिहाइड्रेशन, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, बोन मैरो डिसीज एक्सेट्रा। अगर बॉडी में आरबीसी की कमी या हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे थकान लगना, सांस में दिक्कत, हार्ट रेट बढ़ना, सिर दर्द, कमजोरी, आंखों का पीला पड़ना इत्यादि। और कुछ कंडीशन ऐसी भी जिसमें आरबीसी हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं शरीर में, जैसे जोड़ों में दर्द, आंखों का पीला, लाल पड़ना, बीपी ज़्यादा रहना, पेट में दर्द, सिर में दर्द, त्वचा लाल पड़ना, कमजोरी महसूस होना इत्यादि। चलिए अब नज़र डालते हैं आरबीसी के जीवन काल के ऊपर, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। जो ब्लड में आरबीसी का सर्कुलेशन होता है वो 120 दिनों के लिए होता है। 120 दिन बाद आरबीसी मैक्रोफेजिस में रप्चर हो जाता है। मैक्रोफेजिस स्प्लीन और लीवर और रेड बोन मैरो में ही होते हैं। इन्हें आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। रप्चर आरबीसी फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, हीम और ग्लोबिन। जो ग्लोबिन होता है वो अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, जो बाद में रीयूज होता है आरबीसी की प्रोडक्शन में, उसको बाद में पढ़ेंगे। फिर हीम में से जो आयरन पार्ट होता है आरबीसी का वो अलग हो जाता है, Fe3+ जो आयरन मॉलिक्यूल होता है। अब आयरन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो खुद से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता,
तो उसे ट्रांसपोर्ट करने में ट्रांसफेरिन उसकी हेल्प करता है। फिर Fe3+ और ट्रांसफेरिन का कॉम्प्लेक्स मिलता है मिलके, और ये लीवर सेल में मूव हो जाता है। लीवर सेल में जाकर Fe3+ फेरेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ये वहीं स्टोर रहता है। जब इसकी ज़रूरत पड़ती है ये बाहर आता है और Fe3+ में ही दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। Fe3+ में कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसफेरिन और Fe3+ का दोबारा से कॉम्प्लेक्स बनता है और ये रेड बोन मैरो में मूव हो जाता है। रेड बोन मैरो में आने के बाद जो अमाइनो एसिड थे ब्रेक डाउन हुए थे वो फिर रीयूज़ हो जाते हैं और ग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट पड़ती है और इरिथ्रोपोइटिन की। फिर ये चारों मिल के इरिथ्रोपोसिस की फॉर्मेशन करते हैं रेड बोन मैरो में और RBC प्रोड्यूस होता है। फिर ये साइकिल चलती है दोबारा 120 दिनों के लिए। अब देखते हैं हीम की तरफ। हीम का जो नॉन आयरन पोर्शन पार्ट था, आयरन तो अलग हो गया क्योंकि जो नॉन आयरन पार्ट था वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होने के बाद ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। बिलीरुबिन येलो कलर का पिगमेंट होता है। बिलीरुबिन लीवर सेल में जाकर लीवर सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लीवर सेल में जाने के बाद ये बाइल में आ जाता है और बाइल से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आकर बिलीरुबिन यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। यूरोबिलिनोजन फिर किडनी में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो यूरोबिलिनोजन का कुछ पार्ट बचता है वो स्टेरकोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फेसिस या कह सकते हैं स्टूल का कलर ब्राउन होता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है।